जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम BA 5th सेमेस्टर पेपर फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस का जो है सॉल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले आपको वीडियो में पूरा पेपर दिखाया जाएगा, समझाया जाएगा किस प्रकार से किन मॉडल से आपके पेपर आते हैं। उसके पश्चात उनका सॉल्यूशन कराया जाएगा, जिससे आपको हेल्प मिलेगी। सबसे पहली हेल्प ये मिलेगी, सबसे पहले आपको ये पता चल जाएगा कि पेपर किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं, किस प्रकार से प्रश्न आ रहे हैं, कौन से टॉपिक से अधिक प्रश्न आ रहे हैं। और दूसरा, आपको इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा दिया जाएगा, जिससे आपको एक प्रकार से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक समझ लीजिए आपकी क्वेश्चंस हैं और इनका सॉल्यूशन आप देखेंगे। आपको टेलीग्राम पर इसका जो है PDF नोट्स भी दिया जाता है, तो वहाँ से आप रिवीजन करिए, अच्छे से तैयारी करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस आपको प्राप्त होती रहें, क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटी की हर एक सब्जेक्ट की हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। यह हमारा कोर्स टाइटल है कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स UK, USA, स्विट्जरलैंड एंड चाइना। इन सभी के देशों के गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का कंपैरिजन करके हमें पढ़ना है। कंपैरेटिव गवर्नमेंट को समझना है और पॉलिटिक्स को समझना है, ये हमारा कोर्स टाइटल है। अब हम देखेंगे हमारा पहला प्रश्न क्या है। सबसे पहले आपको 10 प्रश्न दिए जाते हैं, जिसमें से आपको 10 करने होते हैं। 3 अंक के सब होते हैं और 50 शब्द में आपको लिखने होते हैं। पहला आपका प्रश्न है, तुलनात्मक राजनीति को परिभाषित कीजिए, डिफाइंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। दूसरा है, उदारवादी लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। आपका तीसरा प्रश्न है, समाजवादी राज्य का अर्थ बताइए। चौथा है, उपनिवेशीकरण को समझाइए। पांचवा प्रश्न है, ब्रिटिश संविधान की 2 विशेषताएं लिखिए। छठा प्रश्न है, USA के संघ की विधायिका तथा विधायिका के दोनों सदनों के नाम लिखिए। आपका 7वां प्रश्न है, चीन के साम्यवादी दल की स्थापना कब हुई थी। 8वां है, बहुल कार्यपालिका से आप क्या समझते हैं। 9वां प्रश्न आपका है, एक देश दो व्यवस्था का अर्थ बताइए और यह किस देश से संबंधित है, यह भी हमें बताना है। और 10वां प्रश्न है, माओवाद पर टिप्पणी कीजिए। इसके बाद खंड ब आ जाता है। किसी 3 प्रश्नों को आपको 200 शब्दों में करना होगा और सब आपके 10-10 नंबर के होंगे, जिसमें से पहला प्रश्न और पूरे आपके पेपर का दूसरा प्रश्न है, तुलनात्मक राजनीति की उपयोगिता की विवेचना कीजिए। तीसरा है, क्या उदारवादी लोकतंत्र के लिए पूंजीवाद अर्थव्यवस्था आवश्यक है। अपना मत जो है वह तर्क सहित दीजिए। चौथा प्रश्न है, समाजवाद का अर्थ एवं विशेषताएं बताइए। 5वां प्रश्न आपका है, विकासशील देशों में राज्य की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए, अर्थात जो विकासशील देश हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनमें राज्य की क्या भूमिका है, क्या उनका रोल है, इसको हमें समझना है। छठा प्रश्न है, ब्रिटिश संसद की शक्तियां एवं भूमिका की विवेचना कीजिए। 7वां है, USA के संविधान की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 8वां प्रश्न है, चीन के राजनीतिक व्यवस्था पर कन्फ्यूशियसवाद के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। 9वां प्रश्न है, स्विट्जरलैंड के प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उसके बाद खंड सा आपका सेक्शन C आ जाता है, जिसमें एक प्रश्न आपको 500 शब्दों में करना होता है, लेकिन आपको दिया रहता है 4 प्रश्न। तो 10वां प्रश्न आपका है, तुलनात्मक राजनीति से प्रकृति एवं क्षेत्र की विस्तृत विवेचना कीजिए। 11वां प्रश्न है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री पद के महत्व एवं भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। इवेल्युएट द इम्पोर्टेंस ऑफ द रोल ऑफ द पास्ट ऑफ द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। 12वां प्रश्न है, USA की न्यायपालिका की शक्तियों एवं कार्यों की विवेचना कीजिए। और 13वां और लास्ट प्रश्न है, चीनी राजनीतिक व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। चलिए देखते हैं इन सभी प्रश्नों का हल। आप वीडियो को ध्यान से देखिए, रिवीजन टेलीग्राम पर दिए गए नोट से करिए, बहुत अच्छी तैयारी आपकी होगी। और वीडियो स्टार्ट हो चुकी है। कोई भी डाउट रह जाए किसी भी क्वेश्चन में तो आप उसको कमेंट करके पूछ सकते हैं और वीडियो को लाइक तुरंत कर दीजिए। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट, मतलब आंसर हम देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न था, तुलनात्मक राजनीति को परिभाषित कीजिए। तुलनात्मक राजनीति एक अध्ययन क्षेत्र है जिसमें विभिन्न देशों की राजनीतिक प्रणालियों की तुलना की जाती है और इसका उद्देश्य है विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों की विशेषताओं को समझना। हालांकि जैसे कि आप समझिए, कोई भी 2 गांव हैं और एक में ज़्यादा विकास हुआ है, एक में कम हुआ है, एक विकसित है और एक विकासशील गांव है, तो दोनों में तुलना किया जाएगा। क्या चीज़ की कमी रह गई कि यह विकासशील रह गया, आसपास ही गांव दोनों हैं, तो क्या क्या उसमें योजनाएं बनाई गई,
क्या क्या उसमें सुविधाएं दी गई जिससे वह विकसित हो गया। हम तुलना जब करेंगे, तुलना करके अध्ययन करेंगे, विशेषताओं को समझेंगे, तब जाकर अपने गांव पर अर्थात जो विकासशील गांव है उस पर जो है लागू करके उसे भी विकसित बना पाएंगे। तो उसी प्रकार हम तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत विभिन्न संस्थाओं, सरकारों एवं व्यवस्थाओं के जो है एक प्रकार से संरचना को पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं और उसमें जो अच्छी चीज़ें होती हैं उसे हम हासिल करते हैं। तो विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों की विशेषताओं को समझना इसका उद्देश्य है। राजनीतिक प्रणालियों की तुलना करना, राजनीतिक प्रणालियों के बीच समानताओं और अंतरों को पहचानना, राजनीतिक प्रणालियों के विकास को समझना। दूसरा प्रश्न था उदारवादी लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। उदारवादी लोकतंत्र एक ऐसी राजनीतिक प्रणाली है जिसमें नागरिकों के अधिकार का संरक्षण होता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन किया जाता है, बहुदलीय प्रणाली जहाँ पर होती है, निष्पक्ष चुनाव जहाँ होते हैं वहाँ उदारवादी लोकतंत्र होता है, स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, मीडिया की स्वतंत्रता होती है। उदारवादी लोकतंत्र में सरकार की शक्ति सीमित होती है और नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा तीसरा प्रश्न है समाजवादी राज्य का अर्थ बताइए। उदारवादी के विषय में हमने देख लिया, अब हम समाजवादी राज्य का अर्थ समझेंगे। समाजवादी राज्य एक ऐसा राज्य होता है जिसमें समाज के संसाधनों का सामूहिक स्वामित्व होता है, अर्थात अधिकार सबका बराबर होता है। आर्थिक और सामाजिक समानता उस देश के, उस राज्य के लोगों की बराबर रहती है। सरकार की भूमिका आर्थिक और सामाजिक मामलों में बराबर होती है। निजी संपत्ति का अभाव, समाजवादी नीतियों का क्रियान्वयन। समाजवादी राज्य में सरकार की भूमिका आर्थिक और सामाजिक मामलों में महत्वपूर्ण होती है, बाकी सब चीज़ में जो नागरिक हैं उनमें समानता पाई जाती है। अगला प्रश्न हमारा है विउपनिवेशीकरण को समझाइए। विउपनिवेशीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें उपनिवेशों को स्वतंत्रता प्राप्त होती है और वे अपने शासक देशों से मुक्त हो जाते हैं। विउपनिवेशीकरण के क्या कारण हैं, जैसे कि राष्ट्रवाद का उदय हो जाता है और स्वतंत्रता आंदोलन चलते हैं, उपनिवेशवाद का आलोचना होती है, अंतर्राष्ट्रीय दबाव होते हैं। जैसे कि उपनिवेश देश कौन सा है, जैसे कि ब्रिटिशों का उपनिवेश भारत था क्योंकि भारत पर वह अपना उपनिवेश कर रहे थे। अगला इसके आगे हम देखेंगे उपनिवेशीकरण के परिणाम क्या थे। नए देशों का उदय होता है, जैसा कि ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश राज्य, जो ब्रिटिश का एक प्रकार से शासन जब समाप्त होता है विभिन्न देशों पर तो नए देशों का उदय होता है, स्वतंत्रता और सार्वभौमिकता आती है, आर्थिक और सामाजिक विकास होता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। ब्रिटिश संविधान की दो विशेषताएं लिखिए। तो पहला है अलिखित संविधान है, ब्रिटिश का संविधान जो है अलिखित है, संसदीय प्रभुत्व है। ब्रिटिश संविधान को किसी एक दस्तावेज में लिखा नहीं गया है बल्कि यह विभिन्न कानूनों, परंपराओं और अदालती निर्णयों से बना हुआ है। संसदीय प्रभुत्व क्या है, ब्रिटिश संसद को सर्वोच्च शक्ति प्राप्त है और यह सरकार के कार्यों पर नियंत्रण रखती है और कानून बनाती है। अगला प्रश्न हमारा था छठा प्रश्न, यूएसए के संघ की विधायिका और विधायिका के दोनों सदनों के नाम लिखिए। यूएसए के संघ की विधायिका को कांग्रेस कहा जाता है और जो विभिन्न दो पाए गए हैं सदन वहाँ पर बने हुए हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव अर्थात प्रतिनिधि सभा और सेनेट कहा गया है। अगला हम देखेंगे सातवां, चीन के साम्यवादी दल की स्थापना कब हुई थी। चीन के साम्यवादी दल चीनी कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी की स्थापना 1 जुलाई 1921 को शंघाई में हुई थी। कहाँ हुई थी, शंघाई में। कब हुई थी, 1 जुलाई 1921 की। किसकी, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी जो कि एक साम्यवादी दल है। अगला प्रश्न हमारा है बहुल कार्यपालिका से आप क्या समझते हैं। बहुल कार्यपालिका से तात्पर्य है एक ऐसी व्यवस्था जहां सरकार की कार्यपालिका शक्ति एक से अधिक व्यक्तियों या संस्थाओं के बीच विभाजित होती है, जैसे कि स्विट्जरलैंड में। यह व्यवस्था एकल कार्यपालिका के विपरीत है जहां एक व्यक्ति या संस्था के पास सरकार की सभी कार्यपालक शक्तियां होती हैं। नौवां प्रश्न हमारा है एक देश दो व्यवस्था का अर्थ बताइए। यह किस देश से संबंधित है। एक देश दो व्यवस्था का अर्थ एक ऐसी व्यवस्था जहां एक ही देश के दो अलग अलग प्रशासनिक व्यवस्थाएं होती हैं। यह व्यवस्था आमतौर पर उन देशों में पाई जाती हैं जहां दो या अधिक अलग अलग क्षेत्र होते हैं जिनकी अपनी अलग अलग आवश्यकताएं और समस्याएं होती हैं। हांगकांग और मकाऊ में यह व्यवस्था लागू है जो
चीन के अधीन है लेकिन अपनी अलग अलग प्रशासनिक व्यवस्थाएं करती है। अर्थात जैसे कि एक देश है हमारा और उसके दो अलग अलग क्षेत्र हैं, यहाँ की कुछ समस्याएं अलग हैं, यहाँ की आवश्यकताएं अलग हैं, यहाँ की आवश्यकताएं समस्याएं दोनों की अलग अलग हैं। तो दोनों के लिए क्या एक प्रकार से अनुकूल रहेगा कि दोनों का अलग अलग हम व्यवस्था बना दें, दोनों के अलग अलग कानून बना दें और उनके हिसाब से वो चले। तो इसी को कहा जाता है ये पूरा एक देश है और दो व्यवस्था लागू की गई है। अगला हमारा है माओवाद पर टिप्पणी कीजिए। माओवाद एक राजनीतिक और सामाजिक दर्शन है जो चीनी क्रांति के नेता माओ जेडोंग द्वारा विकसित किया गया था। यह दर्शन मार्क्सवाद लेनिनवाद के सिद्धांतों पर आधारित है और इसका उद्देश्य जो है समाजवादी और कम्युनिस्ट व्यवस्था की स्थापना करना होता है। माओवाद की मुख्य विशेषताओं की बात करें तो पहला है वर्ग संघर्ष। माओवाद वर्ग संघर्ष को समाज में परिवर्तन का मुख्य साधन मानता है। क्रांति, माओवाद क्रांति को समाजवादी और कम्युनिस्ट व्यवस्था की स्थापना के लिए आवश्यक मानता है। आगे देखेंगे आमूल चूल परिवर्तन। माओवाद समाज में आमूल चूल परिवर्तन की आवश्यकता पर जोर देता है। माओवाद जनता की भागीदारी को समाजवादी और कम्युनिस्ट व्यवस्था की स्थापना में आवश्यक मानता है। अगला हमारा प्रश्न है जो कि खंड ब में हमारा पहला प्रश्न है जो कि तुलनात्मक राजनीति की उपयोगिता की विवेचना कीजिए। तुलनात्मक राजनीति की क्या क्या उपयोगिताएं हैं? पहला है कि विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों की तुलना करना और उसका अध्ययन करना। दूसरा क्या उपयोग है? राजनीतिक प्रणालियों की विशेषताओं को समझना। अलग अलग देशों के संविधानों को जब हम पढ़ेंगे तो किस में क्या विशेषता है इसको हम समझ पाएंगे। राजनीतिक प्रणालियों के बीच समानताओं और अंतरों को पहचानना। राजनीतिक प्रणालियों के विकास को समझना। राजनीतिक निर्णय लेने में मदद करना। राजनीतिक शिक्षा में उपयोगी ये सभी पाई जाती हैं। अगला हमारा है क्या उदारवादी लोकतंत्र के लिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आवश्यक है? अपना मत जो है तर्क सहित दीजिए। मेरे मत में अगर हम बात करें तो उदारवादी लोकतंत्र के लिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आवश्यक नहीं है। उदारवादी लोकतंत्र की मुख्य विशेषताओं में अगर हम बात करें तो आता है नागरिकों के लिए अधिकारों का संरक्षण, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन, बहुदलीय प्रणाली, निष्पक्ष चुनाव, स्वतंत्र न्यायपालिका और मीडिया की स्वतंत्रता। इन विशेषताओं को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अलावा अन्य अर्थव्यवस्थाओं में भी लागू किया जा सकता है जैसे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था या सामाजिक अर्थव्यवस्था। चौथा प्रश्न हम देखें तो चौथा हमारा है समाजवाद का अर्थ एवं विशेषताएं बताइए। समाजवाद एक ऐसी आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें समाज के संसाधनों का सामूहिक स्वामित्व होता है, आर्थिक और सामाजिक समानता होती है, सरकार की भूमिका आर्थिक और सामाजिक मामलों में पाई जाती है, निजी संपत्ति का इसमें अभाव होता है और समाजवादी नीतियों का इसमें क्रियान्वयन होता है। समाजवादी की विशेषताओं की बात करें तो यह सामूहिक स्वामित्व होता है, इसमें आर्थिक और सामाजिक समानता इसमें पाई जाती है, सरकार की भूमिका होती है, निजी संपत्ति का अभाव होता है समाजवाद में और समाजवादी नीतियों का यह क्रियान्वयन करते हैं। पांचवा प्रश्न हमारा है विकासशील देशों में राज्य की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। विकासशील देशों में राज्य की भूमिका महत्वपूर्ण है क्योंकि यह देश के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। राज्य की भूमिका निम्नलिखित है जैसे कि पहला है आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का विकास करना, बुनियादी ढांचे का विकास करना, विदेशी निवेश को आकर्षित करना और राजनीतिक स्थिरता को बनाए रखना। ये सभी चीज़ें जो हैं राज्य की भूमिका के अंतर्गत आती हैं। छठा प्रश्न हमारा है ब्रिटिश संसद की शक्तियां एवं भूमिका की विवेचना कीजिए। ब्रिटिश संसद से देश की सर्वोच्च विधायिका है जिसमें 3 घटक हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और महारानी होती हैं, 3 घटक एक प्रकार से। और संसद की शक्तियां निम्नलिखित हैं जैसे कि कानून बनाना, सरकार के कार्यों पर नियंत्रण रखना, बजट पारित करना, सरकार के मंत्रियों को जवाबदेह ठहराना, राष्ट्रीय नीतियों का निर्धारण करना। एक प्रकार से आपके लिए ये बता दिया जा रहा है, हर एक क्वेश्चन को ब्रीफली आपको समझा दिया जा रहा है। आपको जैसे कि आपसे पूछ लिया गया ये प्रश्न दीर्घ उत्तरी में, तो आप इसका विस्तार करके अच्छे से लिख पाएंगे। अगला हमारा प्रश्न है यूएसए के संविधान की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो यूएसए का संविधान दुनिया के सबसे पुराने और सबसे प्रभावशाली संविधानों में से एक है। इसकी विशेषता है कि संघीय व्यवस्था इसमें होती है, विभाजित सरकार होती है जैसे कि हमारे देश में है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, मौलिक अधिकार इसमें पाए जाते हैं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता होती है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया होती है, राज्यों की स्वतंत्रता होती है और कांग्रेस की शक्तियां और जिम्मेदारियां इसमें होती हैं। ये सभी जो है ब्रिटिश संविधान के विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न हमारा 8वां प्रश्न,
चीन के राजनीतिक व्यवस्था पर कन्फ्यूशियसवाद के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। चीन के राजनीतिक व्यवस्था पर कन्फ्यूशियसवाद का गहरा प्रभाव पड़ा हुआ है। कन्फ्यूशियसवाद एक दर्शन है जो समाज में सामाजिक राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा देता है और इसके मुख्य सिद्धांतों की बात करें तो आता है इसमें समाज में सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता लाता है, अधिकारों और कर्तव्यों का संतुलन करता है, नैतिक मूल्यों का पालन करता है, शिक्षा और संस्कृति का महत्व बढ़ाता है और राजा और प्रजा के बीच में यह संबंध स्थापित करता है। चीन के राजनीतिक व्यवस्था में कन्फ्यूशियसवाद के प्रभाव निम्नलिखित हैं। राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा देना, सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, नैतिक मूल्यों का पालन करना, शिक्षा और संस्कृति बढ़ाना और राज्य के समाज के बीच में मजबूत करना संबंध को। 9वां हमारा प्रश्न है, स्विट्जरलैंड की प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। स्विट्जरलैंड एक व्यावसायिक व्यवस्था प्रशासनिक व्यवस्था विश्व में सबसे अनोखी और प्रभावी व्यवस्थाओं में से एक है, क्योंकि इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। इसकी विशेषता है संघीय व्यवस्था, यहाँ पर है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है, सीधे लोकतंत्र की व्यवस्था है क्योंकि वहाँ पर जनसंख्या बहुत कम है, निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका वहाँ पर है, बहुदलीय प्रणाली वहाँ पर लागू है, सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा वहाँ पर मिलता है, विदेशी नीति में तटस्थता वह करता है। स्विट्जरलैंड की प्रशासनिक व्यवस्था की अनोखी विशेषता है कि इसकी सीधे लोकतंत्र की व्यवस्था है, जिसमें नागरिकों को सीधे सरकार के निर्णयों में भाग लेने का अधिकार मिलता है। इस प्रकार से आपका जो पेपर था हमने पूरा का पूरा सॉल्व कराया। अगर कोई भी डाउट किसी प्रश्न में हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको जवाब दिया जाएगा। और चैनल पर बने रहिए जिससे नेक्स्ट वीडियो आपको आए तो वह प्राप्त हो जाए। टेलीग्राम चैनल से आप लेके अच्छे से रिवीजन करते रहिए, PDF आपको वहाँ पर दिया जाता है और अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर कीजिए। जो भी आपके जब भी पेपर हो, पेपर आप जो है टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया करिए। और साथ ही साथ या फिर आप टेलीग्राम नहीं चलाते तो आप जो है व्हाट्सअप नंबर जो दिया गया है 86048 86048 46 796, ये व्हाट्सअप नंबर है। इस पे आप जो है मैसेज करके अपना जो है पेपर भेज दीजिए, जिससे आपका सॉल्व करा दिया जाएगा। आप उसका आकलन भी कर पाएंगे क्या हम सही करके कैसे आए हैं। और साथ ही साथ आपको जो यूनिवर्सिटी जो अलग अलग हैं जहाँ पर पेपर नहीं हुआ रहेगा वहाँ के बच्चों को लाभ हो जाएगा। तो चैनल पर बने रहिए, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।